तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने मिडजेक्स के सीयूडी चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने इस सेशन में हम बात कर रहे हैं आपके क्लास 12th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। यहाँ पे बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं और वो कनेक्टेड है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से। लाइक इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट, ऑलरेडी हमने चार सेशंस ले रखे हैं, ये हमारा पांचवा सेशन है। तो चलिए देखते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ रखा और क्या क्या अभी हमें और पढ़ना। तो सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया था अपने हिस्ट्री के कंटेंट को। अगर हम स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हिस्ट्री को हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिवाइड करके रखे हैं। प्री हिस्ट्री वाली पार्ट की बात करें तो वहां पे स्क्रिप्ट नहीं थे। प्रोटो हिस्ट्री में स्क्रिप्ट तो आए पर आज तक हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। हिस्ट्री की बात करते हैं तो स्क्रिप्ट भी थे और वो आज भी हमारे लिए अवेलेबल है। राइट, तो ये थोड़े बेसिक डिफरेंसेस हो जाते हैं। इसी दरमियान अगर बात करते हो तो अपने अगर हम इंडिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। तो वहां पे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पे कनेक्ट करोगे तो वो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर कनेक्ट होंगे, क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री जहां पे स्क्रिप्ट तो होंगे बट वो आज भी हमारे लिए क्या है, डिसाइफर्ड नहीं है। उसी बेसिस पे अगर आप देखते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का केस, तो ठीक वहां पे भी स्क्रिप्ट थे बट आज तक हमारे लिए वो डिसाइफर्ड नहीं हो पाए। कौन सा स्क्रिप्ट था उनका? बॉस्ट्रोफेडॉन, लेफ्ट से राइट यूजुअली हम लिखते हैं, बट उनका था स्ट्रक्चर राइट से लेफ्ट लिखेंगे, फिर वहीं से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, मतलब कंटिन्यूसली वो जिग जैग के फॉर्म में फॉलो करते थे ये पैटर्न। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमने बात की थी अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो प्री हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे स्टोन एज, ब्रोंज एज और फिर आयरन एज। राइट, स्टोन एज जिसे आप लिथिक पीरियड ही बोलते हो। फर्दर इसका क्लासिफिकेशन होता है पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में और नियोलिथिक में। राइट, पैलियोलिथिक वो फेज जहां पे आप देखेंगे क्रूड इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो टूल्स यूज किए जाते थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स औजार यूज किए जाते थे उस वक्त आदि मानव के द्वारा, दैट वाज वेरी मच लाइक कॉमन, लाइक वेरी मच ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव फॉर्मेट में थे वो। मेसोलिथिक की बात करते हैं तो वहां पे आप मैक्रोलिथ, थोड़ा सा शार्पनेस आप देखेंगे टूल्स में उनके आ गए थे। और नियोलिथिक में आप देखेंगे मेगालिथ, बहुत बड़े बड़े स्टोन, पता नहीं वो किस तरीके से आज भी हमारे लिए वो मिस्ट्री है, वो उसे यूज करते थे अपने कुछ एक सेरेमनी के लिए। राइट, वो आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा मिस्ट्री है। ठीक है, ये हमने देख रखा है। फर्दर अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि आपके हिस्ट्री में तीन बुक्स हैं। पहला बुक डील करता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री को, दूसरा बुक मिडिएवल और तीसरा बुक आपका आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये सारे क्रोनोलॉजी होंगे, हम एक एक करके जब ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखेंगे अपने हिस्ट्री का तो फिर हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। तो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेच्योर फेज होता है जो 2600 से 1900 से 2600 से 1900 के बीच में आता है। इससे पहले का जो पीरियड रहेगा वो कहलाएगा आपका लाइक अर्ली हड़प्पा, और इसके बाद का जो रहेगा वो लैटर हड़प्पा या फिर लेट हड़प्पा मुझे बोलते। ये सारी चीजें हमने देख रखी है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम क्यों वैल्यू देते हैं और चैप्टर का क्या क्यों नाम है बीड, ब्रिक्स एंड बोन्स। रीजन उसका ये है कि आप देखेंगे कि वहां पे जो सिविलाइजेशन था हमारा काफी वो एडवांस थे, और अपने इस सिविलाइजेशन के दौरान उन्होंने हमें बहुत कुछ ऐसी चीजें दी है जो भी रिसोर्सेस एक्सकवेशन के बाद हमें मिली है, उससे हमें ये पता चलता है दे वे आर हैविंग वेरी सोफिस्टिकेटेड एडवांस सोसाइटी देयर। और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं आप हड़प्पन सील के। यहाँ पे हड़प्पन सील अगर आप देख रहे हो तो देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने डिपिक्ट किया है इन सारे एनिमल्स को, और उसके ऊपर कुछ एक स्क्रिप्ट, कुछ लेटर्स भी लिखे गए। और उसके बाद बात करते हैं हम बीड्स की। यूजुअली आज हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स में छोटे छोटे मुनके यूज करते हैं, और वो स्टोन का बना हो सकता है या फिर कुछ प्रीसियस मेटल्स के बने हो सकते हैं, और वो काफी ज्यादा पॉलिश रहते हैं, साइन देखें काफी ज्यादा लस्टरस रहता है वो। वहां पे उसके अंदर भी वो क्या करते थे, छेद करके उसमें धागा पिरो के माला बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे। तो आप सोचिए बहुत सारे जो हमारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं गोल्ड के, उसमें आप देखेंगे बहुत ही यूजुअल वे में वो बीड्स का यूज किया करते थे। तो दीज वेयर लाइक टेक्नोलॉजीज। राइट, और आज भी हमारे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। आगे बात करते हैं तो उनके पास एक एडवांस सेट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम था। अब हाँ, अगर आज भी देखोगे, अगर आप गांव देहात में जाते हो तो हम बात करते हैं 4 आना, 8 आना, 16 आना, वो जो ट्रेंड था वो फॉलो किया जाता था इस सिविलाइजेशन के दौरान। ठीक है, और वहीं से आज भी हम अपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं बोन्स की, जहां पे बोन्स को भी वो शार्पनेस देके उसे ब्लेड के तौर पे यूज करते थे। तो ये सारे कुछ एक हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा। स्क्रिप्ट बॉस्ट्रोफेडोन मैंने बोला था कि ये देखिए, एक यहां से स्टार्ट कर रहे हो आप
राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली फॉलो किया करते थे कुछ भी कन्वे करने के लिए। सो दिस इज since it to be deciphered, so that's why according to a world history this will be falling under the aegis of our proto-historic period. बट इंडिया के केस में ये चूंकि ब्रोंज से कनेक्टेड है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आप देखेंगे प्रीवैलेंस था कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट्स का, आइटम्स का, तो इसीलिए हम इसे कैलकुलेटिक या फिर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये हमारे पास पूरा मैप हो गया जहां पे हम बात किए थे इंडस रिवर और उसके मेजर ट्राइब्यूटरीज और उसी के आसपास जो हमारे साइट्स हैं जो कि एक्सकेवेट हुए हैं, और उनका अगर देखते हैं एग्जिस्टेंस तो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के अंदर ही देखेंगे, और इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे बोलते हैं, राइट। इसके बाद फर्दर हमने देखा था 4 एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ पावर इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम की बात करते हैं तो वो था मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया में। सॉर्दर्न मोस्ट महाराष्ट्र में दायमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, एंड फाइनली वेस्टर्न मोस्ट जो है हमारे पास सुतकांगडोर में है, जो कि अभी पाकिस्तान में, राइट। सो दीज वेर द 4 कॉर्नर्स ऑफ पावर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सारी चीजें हम देख रखे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा था वहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए टेराकोटा टॉय, यूजुअली अगर आप बात करते हो आज के जमाने में भी हमारे पास जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्यादातर केसेस में हम उन सारी चीजों को ही डिपिक्ट करते हैं जो कि हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। तो ड्राइंग के लिए अगर बात करते हैं, कुछ हम स्कल्पचर्स तैयार कर रहे हैं, तो जनरली हम अपने इमेजिनेशन में जो रियल लाइफ में देख रहे हैं, इमेजिनेशन में उसे उतार के अपने हाथों से उसे एक शेप देते हैं। अब देखिए वहां पे ये बुल का टेराकोटा मॉडल मिला। टेराकोटा मींस समथिंग मेड अप ऑफ मड और क्ले, और वो एक छोटा सा मॉडल फॉर्म में है जो कि बच्चों के लिए खेलने के लिए एक खिलौना होगा। और ये जो बुल मिला इससे ये सिग्निफाई हो जाता है कि वहां पे काफी ये कॉमन थे ये सारे बुल्स। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कॉपर टूल्स है, कॉपर टूल्स आप देख रहे हो, तो इसीलिए हमने बोला था कि इसे हम ब्रोंज एज बोलेंगे, राइट। ब्रोंज इज एन एलॉय एंड इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन। तो इसका एक आपने छोटा सा एग्जांपल देख लिया, ये था हमारा कॉपर। और फाइनली वहां पे देखिए आर्किटेक्चर, कैसे ब्रिक्स को आप अलाइन करके इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रखे हो। ये सारी चीजें क्या बताती है, यूनिकनेस बताती है। कहीं भी पैरेलल कंटेम्पररी सिविलाइजेशन देखते हो उस टाइम के, तो कहीं भी आप देखेंगे इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं थे एक ही जगह पे, राइट। अब ब्रोंज एज क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर और टीन से मिलकर ये ब्रोंज बनता, और इसका काफी ज्यादा वहां पे ट्रेंड था, प्रचलन था, और इसीलिए हम इस पूरे सिविलाइजेशन को ब्रोंज या फिर चालकोलिथिक पीरियड के अंदर रखते हैं, राइट। ये बातें हो गई क्लियर। इसके बाद टेराकोटा मॉडल्स जो हमें मिले हैं, यूनिकॉर्न के, बुल के, ऑक्सन के, प्लॉ के, ये सारी चीजें वहां पे हुआ करती होगी मे बी। फिर यूनिकॉर्न तो हम मानते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये हमारे एक इमेजिनेशन थॉट है, बट मे बी चूंकि उस टाइम उतना उनके पास अपना इमेजिनेशन नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो यूनिकॉर्न है वो मानना जाता है कि वहां पे एग्जिस्ट करता था, और एग्जिस्ट करता था तभी उन्होंने क्या किया, ड्रॉ कर पाया या फिर उसको कुछ बना पाया होगा। इसलिए आप देखिए कि ये सारी चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती थी, यूनिकॉर्न, बुल, ऑक्सन। और प्लॉ मतलब हल का हमने एक छोटा सा मॉडल देखा। अब वहां पे इससे ये सिग्निफाई होता है कि वो चीजें वहां पे खेती में सपोर्ट करती होगी, और खेत एग्रीकल्चर, खेती करना एक काफी कॉमन वहां पे पर्पस था, एक्टिविटी था, राइट। So these were the terracotta models which we have found there and are conveying a lot of information to all of us, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हमने बात की थी कि सिविलाइजेशन ग्रो कैसे करता है, नोमैड्स, रूरल और फिर अर्बन सेटलमेंट डेवलप होते हैं। फाइनली अगर आगे बढ़ते हो तो हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट फेजेज ऑफ पावर हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले अर्ली फेज, देन मैच्योर फेज एंड फाइनली लेट हड़प्पन फेज। यहाँ पे अर्ली फेज की बात करते हो तो बिफोर 2600 बीसी, करेक्ट। मैच्योर फेज हमने पहले भी देख रखा है, 2600 से 1900 के बीच में जो आएगा पीरियड, दैट विल बी मैच्योर फेज। एंड फाइनली लेट हड़प्पा होगा 1900 से 1500 के बीच में। तो ये सारे टाइम फ्रेम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये सारे मेजर साइट्स हमने मैप के थ्रू ऑलरेडी कवर कर रखा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये क्रोनोलॉजी हो गए, डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है और उनसे रिलेटेड वर्क्स है, और स्पेसिफिक ईयर्स भी वहां पे मेंशन किए गए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो आप तो आप देखेंगे कि हम बात कर रहे थे अर्ली आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स। आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स अगर हम बात करें अर्ली फेजेज ऑफ आवर हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या थे, एविडेंस, सर वो क्या करते थे, खेती करते थे, और उसके एविडेंस मिले हमें वहां से। उसके बाद पैस्टोरिज्म मतलब वो चारावाह भी थे, मतलब चूंकि वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स, तो उन्हें चारा चाहिए था अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए, मतलब देवर पास्चर सोर्स। और उसके साथ साथ आप देखेंगे बीड्स बनाते थे, बहुत ही ज्यादा वो
एडवांस थे लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी, राइट। ये हो गया हमारे पास अर्ली आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स, जो कि यहाँ से डिनोट किया जाता है। बेसिकली उनकी अगर बात करें स्ट्रैटेजी किस तरह की उनकी थी लाइफ की, तो माना जाता है कि चूंकि अभी वो प्रिमिटिव फेज में थे, स्पेशली अर्ली हड़प्पा की बात करते हो, तो वो इवॉल्व कर रहे थे और उनका मेन इंटेंशन था कि कुछ चीज चाहे खाने के लिए फूड हो जाए, चाहे वो अनाज हो जाए, चाहे या फिर एनिमल्स हो जाए, वहां पे उन सारी चीजों को वो क्या करते थे, जमा करके रखते थे, और उतना ही जितना उनके पूरे फैमिली के लिए कुछ टाइम के लिए वो सफिशियंट होगा। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर और दिस टाइप ऑफ लिविंग लाइफ स्ट्रेटजी इज गेटिंग कॉल्ड एज व्हाट, सबसिस्टेंस। निर्वाह के लिए वो सिर्फ क्या करते थे, जीते थे। वहां पे उनका ये इंटेंशन नहीं था कि हम कुछ भी पैदावार करेंगे तो उसे प्रॉफिट अर्न करेंगे, दैट वाज नॉट देयर गोल। सिर्फ वो निर्वाह के लिए जी रहे थे, निर्वाह के लिए पैदा कर रहे थे, खेती कर रहे थे, पशुओं का शिकार कर रहे। सो दैट वाज वेरी मच लिमिटेड टू व्हाट, सबसिस्टेंस टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल। यहाँ पे अब बात करते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक क्रॉप्स काफी ज्यादा एविडेंट थे वहां पे। तब देखेंगे व्हीट, बार्ली, लेंटिल्स, चिकपी और मिलेट्स, सीसम, ये सारे हमारे मिले हैं वहां पे एक्सकेवेशन के बाद। तो विच मींस व्हाट, वहां पे इन सारी चीजों की खेती हुआ करते थे, राइट। तो ये सारे फूड ग्रेन्स हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो सोसाइटी ऑफ हड़प्पा की बात करते हो। वहां पे अगर हम बात कर ले अर्ली हड़प्पा की, तो वहां पे वो क्या थे, फार्मर थे। क्यों? क्योंकि हमें व्हीट, बार्ली, लेंटिल्स, मिलेट, सीसम्स और चिकपी जैसे फूड ग्रेन्स के सोर्सेस मिले। मतलब अगर ये सारी चीजें, ये सारे अनाज अगर हैं वहां पे, मतलब वो खेती करने के बाद ही तो उपज से हमें मिली है। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि वो क्या थे, फार्मर्स थे। उसके बाद अर्ली फेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि दे वेयर हैविंग सम बोन्स देयर। अब वहां पे ये बोन्स पता चला कि एनिमल्स के थे, फिश, फाउल, सेप, सिप, गोट, बुफेलो या फिर पिग या फिर बियर के होंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि पर्पस क्या था इन सारे पशुओं का। तो दो पर्पस हो सकता है। एक तो अगर हमारे पास बात करें बुफेलो का, सिप का, काउ का, तो वहां पे देखेंगे डोमेस्टिकेट करते थे उन्हें हम किस पर्पज से, दूध के लिए। बाकी जो सारे थे, या फिर एग्रीकल्चर जैसे ऑक्स की बात करते हैं, बुल की बात करते हैं, तो वहां पे हम उन्हें यूज करते थे खेती में यूज करने के लिए, खेत में जोतने के लिए। और साथ साथ कुछ एक ऐसे एनिमल्स थे जिसे हम फूड के पर्पज से भी डोमेस्टिकेट किया करते होंगे। तो ये सारे हमारे कुछ एक वहां से प्रूफ मिले हैं, जहां पे आप देखेंगे कि ये था हमारा फार्मर्स बेस्ड सोसाइटी ऑफ अर्ली हड़प्पा, और ये वहां पे उनसे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स। ठीक है। अब टेराकोटा मॉडल्स मिले हमें ऑक्स के, बुल्स के और प्लॉ के, तो इससे हमें ये आइडिया लगता है कि दे वेयर वेरी मच एक्टिव इन फार्मिंग। तो प्रूफ्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर बात करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, फूड ग्रेन्स मिल चुके हैं, लाइक ये सारी चीजें आपको मिल चुकी है। ठीक है। फिर टेराकोटा मॉडल्स मिले आपको किसके, बुल्स के, ऑक्स के, प्लॉ के। और स्पेशली प्लॉ की बात करते हैं तो बनावली राजस्थान से मिला है आपको, चुलिस्तान से मिलता है आपको ये सारी चीजें। तो ये एविडेंसेस हमें बताती हैं कि अगर वहां पे फूड ग्रेन्स हैं और खेत से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड कुछ एक ऑर्नामेंट ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, या फिर कुछ ऐसे चीजें मिलती हैं जो कि कनेक्ट करते हैं फार्मिंग के प्रैक्टिसेस को, डेफिनेटली वी कैन से दैट सोसाइटी वाज वेरी मच एग्रेरियन, राइट। इसके बाद बात करें तो प्लॉट फील्ड हमें मिले हैं कहां से, कालीबंगन से, राजस्थान से। फिर से यहाँ पे देखेंगे कि वो मिक्स क्रॉप पैटर्न फॉलो करते थे। तो मिक्स क्रॉप पैटर्न क्या हो गया भाई, यहाँ पे अलग अलग हमारे पास क्या हो गया, अलग अलग रो में क्या करते, देखिए एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अलग अलग रो में ये क्या करते थे, अलग अलग क्रॉप्स का वो कल्टीवेशन करते थे। तो ये हमें अंदाजा लग जाता है इन सारे एविडेंसेस से जो हमने वहां पे देख रखे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आप, तो देखेंगे कि आप खेती कर रहे हो आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इरिगेशन। क्योंकि वो सोसाइटी जहां पे हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर जैसे जैसे आप जाते हो वेस्ट में और जैसे जैसे आप जाते हो ईस्ट में, बीच में हमारे पास इंडस हो जाता है, इंडस रिवर और उसके ट्राइब्यूटरीज हो जाते हैं। तो अब इंडस रिवर वैली से जैसे आप दूर जाओगे देखोगे वो काफी ज्यादा क्या होते जाता है, एरिड होते जाता है। तो कांगडोर की बात कर लो, सरतुगुई की बात कर लो अफगानिस्तान में, वो सारे एरियाज काफी एरिड है। उसके बाद फर्दर आप आ जाते हो इंडिया में तो सेमी एरिड वाले कंडीशन देखेंगे। तो वहां पे आप देखेंगे कि किसानों की ये काफी जरूरी चीजें हो जाती है इरिगेशन, जहां पे उन्हें सुविधाएं ढूंढनी पड़ती है कि किस तरीके से अपने खेतों को वो पानी दे, सिंचाई कर पाए टाइमली। तो ऐसे केसेस में अगर देखें तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इन्होंने कैनाल्स का फॉर्मेशन करना सीख लिया था। और कैनाल्स के थ्रू आप देखेंगे, इसका एग्जांपल आपको दिखेगा स्वार्थुगय में। स्वार्थुगय में कैनाल कहां दिखाया गया, आपके अफगानिस्तान के स्वार्थुगय में हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ये दिखा वहां पे। इसके बाद वेल थे, आपको पता है कि हर एक घर में वहां पे कुआं हुआ करता था, कुएं के पानी से वो क्या करते थे, खेती किया करते थे, सिंचाई किया कर सकते थे। धोलावीरा की बात करते तो वहां पे रिजर्वायर था, तो जो रेन वाटर थे उसे वो हार्वेस्ट करते थे और उसको वो फर्दर डोमेस्टिक पर्पसेस से या फिर इरिगेशन के पर्पसेस से लेटर वो यूज किया करते थे। तो दिस वाज इरिगेशन। आपको खेती कर रहे हो तो इरिगेशन तो चाहिए, तो ये आपने देख लिया, राइट। इसके बाद अगर खेती हो गया, उपज हो गया, तो क्या आप एक दिन में कंज्यूम कर लोगे क्या, नहीं, आप उसे क्या करोगे, स्टोर करोगे। ठीक है। तो स्टोर करने के लिए
और उसके बाद अपने फूड हैबिट के हिसाब से उसे मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, ग्राइंडर चाहिए, ब्लेंडर चाहिए, वेसल्स फॉर स्टोरिंग चाहिए, वेसल्स फॉर कुकिंग चाहिए। ये सारे वेसल्स, ये सारे ग्राइंडर और ब्लेंडर हमारे किस चीज के बने हुए थे, स्टोन के बने हुए थे, मेटल के बने हुए। इन सभी की जानकारी हमें मिलते हैं वहां से एक्सकेवेशन के बाद मिले हुए एविडेंसेस से। राइट, क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट का, वो था हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो दिस वाज जस्ट नथिंग बट मुर्दों का टीला। इसका मतलब क्या होता है, मुर्दों का टीला, और इसे माउंड ऑफ डेट्स से बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मुर्दों का टीला को आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे, माउंड ऑफ डेट्स। अब ये क्या है, लार्जेस्ट साइट है हमारा किसका, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का, सभी साइट्स में सबसे ये बड़ा है। ठीक है, अब इसके कुछ एक फीचर्स की बात करते हो तो ये हमने आज भी देखा है, पहले भी पिछले सेशन में भी इसका जिक्र किया था। किसी भी आप चल जाओ साइट में तो यूजुअली वहां पे हमें ये जनरली देखने को मिला है कि पूरा टाउन दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था सिटाडेल और दूसरा था हमारे पास लोअर टाउन। सिटाडेल और लोअर टाउन, सिटाडेल की बात करते हो आप तो वो आप देखेंगे हमेशा वेस्टर्न डायरेक्शन में रहा। मान लो कि ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। किसी भी मैप पे अगर हम दिखाते हैं किसी भी लोकेशन को तो हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं, यही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट में आपको दिखेगा सिटी के अंदर सिटाडेल है, और ये सिटाडेल क्या था, फोर्टिफाइड था। इसके बाद ईस्टर्न पार्ट में जाते हो तो वहां पे थोड़े से नॉर्मल सरफेस पे एक मिलेगा आपको फोर्टिफाइड टाउन, जहां पे उसका एरिया काफी बड़ा था एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे वर यूज्ड टू स्टे देयर, और वो कहलाता था लोअर टाउन। और यहाँ पे हमने सिटाडेल देख लिया, फोर्टिफाइड हो गया, लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड था। अंतर क्या था कि ये वेस्ट में था और ये ईस्ट में था, ये छोटा था और ये थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो रहते थे लोअर टाउन में रहते थे। और क्या अंतर था, यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक प्लेसेस हुआ करते थे जो कि ओकेजनली किसी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाते होंगे, मे बी दैट माइट बी रिलीजियस और स्पिरिचुअल लाइक पर्पसेस। और लोअर टाउन में आम लोग रहते थे जहां पे वो अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड सारे कामों को किया करते थे। और एक चीज और हो जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि ये सिटाडेल जो था नॉर्मल लैंड का जो सरफेस होता है उससे थोड़ा सा ऊपर बनाया होता है। एक मड ब्रिक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था और उस पर ये पूरा टाउन बसाया गया था, पूरा ये सिटाडेल बसाया गया था। मतलब इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ये कुछ एक स्पेशल ओकेजन के तौर पे यहाँ पे कुछ एक चीजें हुआ करती होगी, कुछ एक एक्टिविटीज वहां पे हुआ करती होगी। तो दिस वाज वेरी कॉमन डिफरेंस हियर। तो ये हमने फिर से आपके सामने रखा। टाउन प्लानिंग की बात करते तो वेस्ट में सिटाडेल और ईस्ट में आपको लोअर टाउन मिल रहा है। टाउन कैसा था भाई, दो पार्ट में बटा हुआ था, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल का आप देखते हो, आपने देखा था, इसे हम बोल सकते हैं हायर टाउन, क्योंकि ये ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ था, ये बना हुआ था। और ये चूंकि वेस्टर्न पार्ट में था तो इसे आपने वेस्टर्न पार्ट में बोल दिया है, और ये चूंकि एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है तो इसलिए आप इसे बोल सकते हो हायर टाउन है ये। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाते हो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इट वाज फोर्टिफाइड एंड वाज सिचुएटेड ओवर अ प्लेटफॉर्म मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। राइट, ये हमने देख लिया। लोअर टाउन की बात करते हो तो ये फोर्टिफाइड था, ईस्टर्न पार्ट में था और लार्जर देन सिटाडेल। ये जो था फोर्टिफाइड लोअर टाउन, ये क्या था, यूजुअली सिटाडेल से ज्यादा बड़ा हुआ करता था। देखिए मैंने लोअर टाउन सिटाडेल बनाया, लोअर टाउन थोड़ा सा बड़ा है किससे, सिटाडेल से। इसके बाद आगे बढ़ते तो हमने पिक्चर देखा था ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट, ये देखिए सिटाडेल हो गया, ये पूरा हो गया आपका लोअर टाउन। आप खुद गौर कीजिए कि सिटाडेल और लोअर टाउन में अंतर आपको दिख रहा है कि नहीं, सिटाडेल कितना छोटा है और लोअर टाउन कितना बड़ा। ठीक है, तो इससे हमें कुछ एक चीजें अंदाजा लग जाती है कि सिविलाइजेशन के कुछ एक पर्पसेस होंगे, कुछ एक उद्देश्य होंगे, इसीलिए दोनों के बीच में आप देख रहे हैं सेपरेशन। ये सारे जो एरियाज हैं, सिटाडेल वाला मान लो या फिर आप मान लो लोअर टाउन, देख रहे हो फोर्टिफाइड है, सब फोर्टिफाइड है, दोनों फोर्टिफाइड है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। आज हमने बात भी किया था पिछले क्लास में कि कहाँ कहाँ पे हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे यूजुअली टाउन्स देखेंगे पूरा जो होता है साइड तो दो पार्ट में बटा रहा था, कहीं कहीं पे वो तीन पार्ट में बटा रहेगा, कहीं कहीं पे आप देखेंगे पूरा एक ही साथ फोर्टिफाइड रहेगा और हर एक सेक्शंस क्या रहेगा, फोर्टिफाइड रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कुछ एक एक्सेप्शंस के तौर पे। ये देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं लोढ़ी पार्टी। बहुत सारे अगर नॉर्थ बिहार के बच्चे हो, अगर आप स्पेशली पूर्वांचल से हो, बिहार से हो, तो आपको पता है कि हम इसे क्या बोलते हैं, लोढ़ी पार्टी बोलते हैं, लोढ़ी पार्टी। ये यूजुअली आज भी गांव में आप जाएंगे, हाँ सिलवट कुछ ऐसे कुछ करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप जाते हो, सिलवट शायद बोलते हैं ना। ठीक है, अगर आप गांव में जाते हो तो देखते हैं कि आज भी दादी हमारी मम्मी वहां पे जाती हैं तो मसाला पीसने के लिए इस पत्थर को यूज करते हैं। एक बड़ा सा फ्लैट क्या रहता है, स्टोन रहता है और उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक छोटा सा रोलर
टाइप का स्टोन हम रखते हैं, जिसको पकड़ के हाथ से हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करके कुछ भी हम पीस सकते हैं। तो ये वहां से हमें मिला है। मतलब सोचिए कि आज का सिविलाइजेशन, आज से मतलब आप 20-25 साल पहले तो ये काफी ज्यादा ट्रेंड में था। उस टाइम इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं होता होगा। तो जब मैं गांव में रहता था, या फिर जब हम मतलब समझिए कि जब मैं शहर में भी आया था, तो उस टाइम ये ट्रेंड आपको शहरों में भी दिखती थी। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि ये चीजें जो आज हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए था। उस टाइम उनका भी जो सिविलाइजेशन था, वो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी रखते थे। मतलब हमारे पैरेलल तक वो पहुंच गए थे। समझ रहे मेरी बात? तो ये हो गया सिल्वर्ट, जो कि आप देखेंगे जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सैडल क्वार्ट्ज। क्या बोलते हैं? सैडल क्वार्ट्ज, करेक्ट। ये हमने देख लिया। और ये देखिए, ये एक हमारे पास है ड्रेनेज। अब इसके बारे में हम बात करेंगे अगले स्लाइड्स में। ये एक नाला बना हुआ, ठीक है ना? ये नाला, और इतना बड़ा इसका क्या है, पाउच है, जिससे आप देखेंगे पानी पास करेगा। मतलब सोचिए क्या, एक देखिए, मतलब आदमी नियरली 5 से 6 फीट का तो होता है। 5 से 6 फीट का नाला आज भी अगर हम बना ले, तो मुझे नहीं लगता किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में कहीं से किसी तरह का ड्रेनेज प्रॉब्लम होगा। आज हमारे लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल काम है, सोच लीजिए। और वो आज से तकरीबन कितने साल, तकरीबन 5000-6000 साल पहले उसे वो एक्सिक्यूट कर रखे थे। कितनी बड़ी बात ये है, समझ रहे हो आप? तो ये है हमारे पास 5 से 6 फीट का इसका 5 to 6 फीट, सोचिए 5 to 6 फीट, करेक्ट। ये इसकी हाइट है। अब सोच लीजिए कि कितना ज्यादा ये लाइक ड्रेनेज स्ट्रक्चर को सोफिस्टिकेट करता है, अच्छा बनाता है, और कितने अच्छे वो मैनर्ड वे में सोसाइटी को चला रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा सिटाडेल के बारे में बात कर लेते हैं। सिटाडेल के बारे में तो हमने ज्यादातर चीजें देखी ली है कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव अ स्मॉल हाई एंड वेस्टर्न पार्ट एंड लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन। हाई है, मैंने बताया कि हाई जो वेस्टर्न पार्ट था वो छोटा था, और जो लोअर ईस्टर्न पार्ट था वो बड़ा था। ये चीजें मैंने पहले बता रखा। इसके बाद कुछ एक ऐसे साइट्स हैं जैसे जिसे मैंने एक्सेप्शन के अंदर रखा, डायरेक्टली मैंने ये एनसीईआरटी से लिया। गौर करेंगे, लोथल की बात कर लो, लोथल और धोलावीरा की बात कर लो। एक्सेप्शन कैसे यहाँ से फॉर्म हो रहा? लोथल में आप देखेंगे सिटाडेल वाज नॉट फोर्टिफाइड बट इट वाज बिल्ट एट अ हाइट, करेक्ट। यहाँ पे सिटाडेल देखेंगे फोर्टिफाइड था ही नहीं। जैसे यूजुअली हम बात करेंगे, ज्यादातर मेजर जो साइट्स रहते हैं सभी में देखेंगे कि सिटाडेल और हमारा लोअर टाउन दोनों फोर्टिफाइड था। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि सिटाडेल ही हमारा फोर्टिफाइड नहीं। ठीक है, लोथल और धोलावीरा की बात करते हैं तो पूरा सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों एक ही साथ एक ही वॉल से क्या था, फोर्टिफाइड था। और उसके अंदर जो भी सेक्शंस थे, जो कि चूंकि ग्रिड पैटर्न की बात करते हैं, तो आप देखेंगे हर एक क्वाड्रेंट में देखेंगे कि उनका एक क्या था, वॉल का सेटलमेंट था, फोर्टिफिकेशन था। तो ये काफी यूनिक बनाता। और ये देखेंगे हमें मिला है लोथल और धोलावीरा से इसका एग्जांपल। दोनों कहां पे भाई? गुजरात में देखने को मिलेगा, राइट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, और यहां पे क्या गौर कीजिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है पूरा सेटलमेंट हमारा। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख रहे हैं, इतना मतलब आइडिया लगा लीजिए कि कितना चौड़ा रोड है, और उसके आसपास के जो हमारे सेटलमेंट्स हैं वो किस तरीके से एकदम लेआउट प्लान करके घर बनाए हुए, ठीक है ना। तो ये जरूरी हो जाता है। आज भी अगर देखते हैं, अगर हम कोई घर बनाते हैं तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, फिर उस पर हम एक्सिक्यूट करते हैं। और ज्यादातर केसेस में देखेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे मेजर सिटीज आप चले जाओ, दिल्ली चल जाओ, आप देखेंगे कि पुरानी दिल्ली पूरा अनसेटल्ड लाइक का स्ट्रक्चर, वहां पे हमने प्लान करके सिविलाइजेशन को नहीं बसाया। जिनको जो जमीन मिला उस पे वहां पे बसते चले गए। पर यहाँ पे वो चीजें नहीं थी। यहाँ पे पहले क्या किए जाते थे, स्ट्रीट के लिए पहले सड़कें बिछाई जाती थी, सड़क के साथ साथ वहां पे ड्रेनेज सिस्टम बिछाया जाता था, और उसके बाद जो कॉर्नर्स बच जाते थे, जो क्वाड्रेंट्स बच जाते थे, वहां पे घर बनाए जाते थे। अभी दिखाएंगे आपको, जिसे हम बोलेंगे ग्रिड पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा मैप दिया हुआ है, पूरा लेआउट दिया हुआ है। जैसे यहां से आप एंट्रेंस ले रहे हो, एंट्रेंस के सामने सामने ठीक एक वॉल है, ठीक यहाँ पे जाते हो तो एक वॉल है, ठीक है ना, जो कि मान लो कि ये घर गेस्ट हाउस भी हो सकता है। और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट पूरे घर को नहीं देखने दे रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट एंट्रेंस, अब घर में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है काफी कैजुअल तरीके से हम रहते हैं, राइट। तो चूंकि वहां पे प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप देखेंगे कि एंट्रेंस के ठीक सामने एक वॉल लगा हुआ, ताकि अंदर क्या हो रहा है ये किसी को पता ना चले, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आंगन, और यहां से देख रहे हो इधर से भी स्टेयर्स है, इधर से भी स्टेयर्स है। आप अपने हिसाब से जिधर से सहूलियत पा रहे हो उधर से आप जा सकते हो। उसके बाद ये चीज हमने तो दिखाई है, ये दिस इज द ड्रेन इन मोहनजोदाड़ो, नोटिस द ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन। तकरीबन 5 से 6 फीट का आप देखिए उनका ओपनिंग है, राइट, किसका, ड्रेनेज का। तो ये सारी चीजें आपको क्या अंदाजा लगाती है, इससे ये पता चलता है कि हमारे पास उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था।
आर्किटेक्चर का, और वो काफी अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते थे, इसीलिए पूरा हम सिविलाइजेशन को बोलते हैं प्लान्ड सेटलमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था ग्रिड पैटर्न। देखिए कल के सेशन में मैंने इसे डिस्कस किया था। अगर आप देखते हो तो ये पूरा एक रोड हो गया, फिर क्रॉस करते हुए 90 डिग्री पे एक और रोड जा रहा। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेंट बन गया, एक ये क्वाड्रेंट बन गया, फिर ये क्वाड्रेंट बन गया, फिर ये क्वाड्रेंट बन गया। तो आप क्या देखोगे, अब क्वाड्रेंट के बीच में हमने क्या किया, स्ट्रीट्स डिफाइन कर दिया। ये स्ट्रीट्स हो गया, ये हमारा एक स्ट्रीट्स हो गया, एक स्ट्रीट्स हमारा ये हो गया, गौर करेंगे, ये एक स्ट्रीट्स हो गया, फिर ये स्ट्रीट्स हो गया, फिर ये स्ट्रीट है। उसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रीट है, यहाँ पे स्ट्रीट है, यहाँ पे स्ट्रीट है, और स्ट्रीट के बीच में क्या है, सभी स्ट्रीट देख रहे हो मेन रोड से कनेक्टेड है, सभी स्ट्रीट देखिए मेन रोड से कनेक्टेड है। और उसके बाद सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे क्या हुआ है, घर बना हुआ, ये सारे घर बने हुए, यहाँ पे घर है, घर है, घर है, और इसी तरीके से सभी डायरेक्शन में आप देखेंगे कि हमारा घर बना हुआ, और मतलब इसे बोलते हैं प्लान सेटलमेंट। और ये काफी यूनिक बनाता है हमारे पूरे मोहनजोदड़ो के स्ट्रक्चर को, टाउन प्लानिंग को। करेक्ट, यहाँ पे देखेंगे ये जरूरी हो जाता है, कोर्ट यार्ड था, कोर्ट यार्ड था यहाँ पे, तो कितना सोफिस्टिकेटेड मतलब उनका टाउन प्लानिंग था, ये यहाँ से हमें पता चल जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि पूरे घर के बीच में एक आंगन भी हुआ करता। तो ये सारे काफी यूनिक हैं, और हमें आज भी काफी आराम से दिखने को मिल जाएंगे ये सारी चीजें हमारे आसपास के शहरों में, गाँव में। ठीक है ना। तो टाउन प्लानिंग का एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं जो भी पॉइंट्स हमने पढ़ा है। फर्स्ट, लेआउट ऑफ टाउन एंड ड्रेनेज वाज प्रिपेयर्ड एंड लेटर इट वाज एक्सिक्यूटेड, इंप्लीमेंटेड एंड पीपल वेयर मेड टू गेट सेटल्ड देयर, राइट। इसके बाद हाउसेस वेयर मेड ऑफ ब्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, सभी जो ब्रिक्स थे उसका ऐसा नहीं कि साइज कोई कुछ और है कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं, सबका साइज क्या था, फिक्स था, यूनिफॉर्म ही था। ठीक है। लोअर टाउन की बात करते हो तो दैट वाज बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न, क्योंकि जो हमारा लोअर टाउन था वो काफी बड़ा था एरिया वाइज, तो ऐसे केसेस में वहां पे एक प्रॉपर प्लान्ड सोसाइटी तभी रह पाएगी जो वहां पे कुछ एक तरह से हमारा एक सिस्टम पहले से डेवलप किया जाए। तो उस सिस्टम को हमने बोला था ग्रिड पैटर्न, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया था, ये है देखिए ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हो, तुम्हारे पास क्या है, हाउसेस वेयर हैविंग कोर्टयार्ड, हर एक घर में देखेंगे कि क्या रहेगा, आंगन रहेगा, और आंगन के चारों तरफ क्या रहेंगे, घर बने हुए रहेंगे, आंगन के चारों तरफ क्या रहेंगे, रूम बने रहेंगे, और इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखेंगे हर एक घर में था। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी नो विंडो वाज कीप्ट ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर चूंकि आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मान लो कि ये एक घर है, ये एक घर है, तो ये साइड से भी आप देख रहे हैं एक रोड जा रहा, इधर भी रोड जा रहा, इधर भी रोड जा रहा, इधर भी रोड जा रहा। तो ये क्योंकि ये स्ट्रीट हो गया, ये मेन रोड हो गया, ये मेन रोड हो गया, तो इस कॉर्नर के लिए तीन साइड से क्या हो गया भाई, आपका रोड ही हो गया। तो आप ऐसे केसेस में कैसे चारों तरफ से खिड़की दे दोगे, तो आपके लिए प्राइवेसी खतरे में हो जाएगी। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते थे, ये ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की रखा ही नहीं करते थे। इसे भी देखते हो तो यहाँ पे भी रोड है और इधर भी रोड है, तो ये साइड अब चूंकि दीवार ही है या फिर छोटा सा पतला सा लाइक कॉरिडोर होगा, तो वहां पे विंडो देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि ये ग्राउंड फ्लोर पे विंडोज नहीं रखा करते थे। बहुत सारे देखेंगे जो हमारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, घर देखने को मिले हैं, वो मल्टी स्टोरीड थी। तो पहले ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के बाकी जो भी स्टोरी थे वहां पे आप देखेंगे कि वो थे, उनके साथ क्या, विंडो के साथ वो घर बने हुए थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख रखी है। इसके बाद और आगे बढ़ते हो तो मेन एंट्रेंस डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ कोर्टयार्ड एंड इंटीरियर। गौर कीजिए यहाँ पे, यहाँ से मैंने पहले बता रहा था ये एंट्रेंस है, ये आपका अंगना हो गया, और इधर से दो सीढ़ियां लगी हुई है, और यहाँ पे बाकी के सारे रूम्स हो गए। ठीक ना। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट घुस रहे हो तो आपको पूरे घर का मेन पार्ट नहीं दिख रहा कि अंदर में क्या हो रहा है। आप सीधे घुसोगे तो सबसे पहले आपके सामने एक वॉल आएगा, इस वॉल को आप क्या करोगे, देखोगे, और वहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। अब यहाँ यहीं पे आपको 6 नंबर में देखिए कुआं मिल जाएगा, आप अगर आपको प्यास लगा हो तो आप जाके उसे यूज कर सकते हो। तो ये सब के लिए ओपन था। तो ऐसे केसेस में ये सारी चीजें क्या आपको बताती है कि काफी प्लान सेटलमेंट था, काफी अच्छे से वो पूरा डेवलप किया गया था, और वहां पे किसी भी तरह की आपको देखिए ये लाइक क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटी नहीं देखने को मिलेगी। पूरे सिविलाइजेशन के लिए, पूरे सेटलमेंट के लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिस्टम था, पूरा प्लान था, राइट। तो सम हाउसेस वेयर हैविंग मल्टीपल स्टोरी, मैंने पहले बोला था कि कुछ एक हाउस में बहुत सारे क्या थे, घर बने हुए, ये बने हुए थे, फ्लोर बने हुए थे, राइट। सो सम ऑफ दीज वेयर मल्टीपल स्टोरी। तो every houses were have every house were was having every houses were having their own wells and near to entrance and was accessible for outsider। हर एक घर के पास आप देखेंगे कि क्या हुआ करता था, एक कुआं हुआ करता था एंट्री के पास ही,
और वहां पे एंट्री गेट के पास ही आप देखेंगे कि क्या है, कुआं है, तो कोई भी आके आउटसाइडर भी उसे एक्सेस कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेटलमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपको पता चल रहा होगा, देर वर नो एविडेंस, हमने पहले बता रखा कि वहां पे विंडो नहीं थी ग्राउंड फ्लोर पे, कहीं भी आपको विंडो देखने को नहीं मिलेगा। द मेन एंट्रेंस डिड नॉट प्रोवाइड व्यू ऑफ कोर्टयार्ड, ये भी हमने देख लिया। इन सम हाउसेस रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस हमने देखे हैं, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे घर क्या थे, मल्टी स्टोरीड थे। मेनी हाउसेस हैड वेल्स, बहुत सारे घरों में क्या थे, कुएं थे, जहां पे आप देखेंगे कि वो फ्रंट एंट्रेंस के पास ही रहा करते थे, जहां पे आउटसाइडर्स भी उसे आके एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हो आप तो क्या देखेंगे कि वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। सबसे यूनिक फीचर क्या था, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सबसे यूनिक फीचर इसका हो जाता है ड्रेनेज सिस्टम, बहुत ही यूनिक हो जाता है। करेक्ट। और हर एक घर की बात करते हो वो किससे कनेक्टेड था, स्ट्रीट से कनेक्टेड था। आपने ग्रिड पैटर्न देखा, आपको पता चलेगा कि स्ट्रीट से हर एक घर कनेक्टेड था, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपको अंदाजा लग जाएगी यहाँ से। एवरी हाउस वाज कनेक्टेड विथ स्ट्रीट ड्रेन्स। द ड्रेन्स वेयर मेड अप ऑफ व्हाट, अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रेन्स वेयर मेड अप ऑफ व्हाट, जो ड्रेन्स हैं वो किस चीज से मिलके बने हुए भाई, ब्रिक्स। आज के डेट में हम यूज करते हैं सीमेंट, सीमेंट में आपको पता चलेगा कि जिप्सम होता है। तो ये मोर्टार और जिप्सम की आज हम बात करते हैं, ये कुछ नया नहीं है, ये हम लोग एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं। तो जिप्सम से ही हमारे लिए आपको पता चलता है कि सीमेंट बनता है, और वो एंशियंट टाइम से उसे यूज करते आ रहे हैं। तो मोर्टार और जिप्सम को हम ब्रिक के बीच में रखते थे, उसके ऊपर फिर से ब्रिक रखते थे, और इस तरीके से पूरा हमारा क्या था, ड्रेनेज बना हुआ था। ड्रेन्स जो भी बने हुए थे इससे बने हुए थे। दे वेयर कवर्ड विथ बिग ब्रिक्स व्हिच कुड बी लिफ्टेड इजीली टू क्लीन द ड्रेन्स। मान लो कि कुछ वहां पे लॉगिंग आ गया, वाटर लॉगिंग हो रहा है, या फिर कुछ वहां पे प्रॉपर तरीके से वाटर फ्लो नहीं हो रहा, तो हमें जरूरत हो जाती है टाइम टू टाइम उसे साफ करने की। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो चोक पॉइंट है वहां पे हम एक क्या करते थे, एक ढक्कन लगा के उसे नाले को ढक देते थे, जरूरत पड़ने पे उसे क्या करते उठा के साफ सफाई कर लिए, और फिर चीजें हमारे लिए आसान हो गई। तो ये सारी चीजें आप आज के सिस्टम में देख रहे हो, और आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए हमने इसे डेवलप किया। ये यही सारे जो पैटर्न है आप देखेंगे कि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में फॉलो किए जा रहे थे, और ये बहुत ही बड़ी खूबसूरत और सबसे यूनिक और काफी ज्यादा पिकुलियर स्ट्रक्चर वहां पे माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो ऑन सिटाडेल बात करेंगे। अब चूंकि सिटाडेल की हम लोग बात किए थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिक ओकेजन के लिए ही यूज किया जाता था। तो वहीं स्पेसिफिक ओकेजन की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा ये आपको ग्रेट वॉल, दिस इज ग्रेट वॉल। देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा ग्रेट वॉल है। ये क्या है, हमारा ग्रेट वॉल। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो आपको क्या दिखेगा यहां से, ये है हमारा ग्रेट वॉल। आप चारों तरफ से देखेंगे कि ये किससे बना हुआ है, ब्रिक्स से ही बना हुआ। ब्रिक्स को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर रखा किसके थ्रू, जिप्सम और मोटार के थ्रू। और ये पूरा जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है, देखिए ये सिटाडेल हो गया ना, ये पूरा सिटाडेल का ही पार्ट है। आपको दिख रहा है हाइट ग्रेजुअल, हमारा हाइट एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये पूरा सिटाडेल का ही पार्ट है, और सिटाडेल हमने बोला था कि स्पेसिफिक ओकेजन के लिए यूज किए जाते थे, राइट। यूजुअली ये छोटा हुआ करता था, बट काफी यूनिक हुआ करता था। ग्रेट बात। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता था। अब इसके ये मतलब एक छोटा सा पॉन्ड हो गया, ठीक ना। छोटा सा हम यहाँ पे क्या कर रखे हैं, आर्टिफिशियल एक सिस्टम बना कर रखे हैं जहाँ पे पानी स्टोर किया जा सकता है। अब इधर से आप आ जाओ, ये देखिए सीढ़ी भी बना हुआ, इधर से आ जाओ, इधर से आप आ जाओ, इधर से आ जाओ, ठीक ना। कुंड जिसे बोलते हैं हम बिहार में, इसे कुंड भी बोल सकते हैं, ठीक ना। कुंड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और ये काफी यूनिक है। आप आज से 4000 साल पहले अगर ऐसे सिस्टम देख रहे हो तो ये मार्वलस है। कोई नॉर्मल छोटा मोटा आर्किटेक्चर आप नहीं देख रहे हो, ये काफी ज्यादा पिकुलियर है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम उतने एडवांस हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आज भी है कि उतने ज्यादा एडवांस होते हैं तो फिर हम अचानक क्यों फिर से एकदम पिछड़े पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इंडस अपने गंगा वैली के एवोल्यूशन के दौरान। तो ये बातें हम करेंगे, ये फर्दर काफी लंबा डिस्कशन चलेगा, हम उस पर आगे भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, इतने यूनिक स्ट्रक्चर जो वहां पे थे, काफी ही ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं में से एक क्या है हमारे पास, ग्रेट वॉल। थोड़ा सा इसका फीचर देखा जाए
तो ऑन सिटाडेल ये कहाँ पे था भाई, दिस वाज द पार्ट ऑफ सिटाडेल, हमने पहले ही बोल रखा है कि किसका पार्ट था, सिटाडेल का पार्ट था। बिल्डिंग्स वेयर बिल्ट लाइक द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, और सिटाडेल पे हमने हमेशा बताया है आपको कि वहां पे पब्लिक ओकेजन्स के लिए, पब्लिक पर्पसेस के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्या रहेंगे, आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। सच बिल्डिंग्स वेयर यूज्ड ऑन सम रिलीजियस ओकेजन्स और सम पब्लिक गैदरिंग्स, ठीक है। ऑन ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ was a large rectangular tank surrounded by corridors on all four sides, देख लीजिए चारों साइड से ये क्या था, क्या था, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ था भाई, वॉल से घिरा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाते हुए ये हमारा हो गया एडवर्टाइजमेंट। अभी ये क्लास 10 वाले बच्चों के लिए एक्सलेट 10 प्रो हमने लॉन्च किया है, ये उससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हो तो आप क्या देखेंगे, देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आप इधर से भी क्या आ सकते हो टैंक में, इसमें क्या बोल सकते हो, कुंड में आ सकते हो, इस टैंक में आ सकते हो, और इस डायरेक्शन से भी आप आराम से इसके अंदर आ सकते हो। मतलब ये इधर से आप देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आप बैठ करके यहाँ पे स्नान कर सकते हो, कुछ इस तरह का हमारे पास वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया रखा है। तो ये सारी चीजें काफी यूनिक हो जाती है, कोई मतलब नॉर्मल सिविलाइजेशन इतना ज्यादा एडवांस नहीं हो सकता, ये अचानक कहाँ गायब हो गए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टैंक वाज मेड वाटर टाइट, वाटर टाइट तक मतलब अगर उसमें पानी भरा जाए तो वो क्या हो जाए, रीस रीस के कहीं और चला नहीं जाए, उसको बनाने के लिए फिर क्या यूज किए जाते थे, ब्रिक्स, और वहां पे मोटार और जिप्सम को हम यूज करते थे, करेक्ट। हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, ब्रिक्स के साथ मोटार और जिप्सम को यूज किया, राइट, फॉर सीमेंटिंग इट, राइट। रूम्स वेयर मेड ऑन 3 साइड्स ऑफ द टैंक, 3 साइड इसके देखेंगे, वहां पे हमने क्या बना रखे थे, रूम। अब अगर हम स्नान करते तो चेंजिंग रूम होने चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट। तो इसके लिए आप देखेंगे वहां पे 3 साइड से वहां पे रूम बने हुए थे, विथ 1 रूम हैविंग अ लार्ज वेल, और एक रूम ऐसा था जहां पे बहुत बड़ा कुआं भी था हमारे, ठीक है। द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, अब बाद में जब ये पानी हमारे किसी काम का नहीं रहता था तो वहां पे उसे ड्रेन करना होता था, उसके लिए आप देखेंगे कि एक वहां पे प्रॉपर तरीके का चैनल बना हुआ था, ड्रेन बनाया हुआ था। अक्रॉस द लेन देयर वाज अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम, और उसी के पैरेलल में आप देखेंगे कि 8 हमारे लिए बाथरूम थे, 4 at each side of corridor with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor। तो ये इतना ज्यादा यूनिक हो जाता, मतलब समझिए कि एक पूरा मतलब आप समझिए कि लंबे सॉरी काफी लंबे अरसे से जब हम बात करते हैं, इतने ज्यादा फैसिलिटी वाली अगर कोई सिविलाइजेशन होगी तो वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होगी। इतने एंशिएंट होने के बावजूद भी आप जो चीजें आज देख रहे हो वो उस टाइम क्या थी, काफी ज्यादा इजिली अवेलेबल थी, मतलब ये हमारे लिए काफी यूनिक स्ट्रक्चर हो जाता है, और उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेकिंग ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। हमें क्योंकि ये नहीं पता चला है कि सिटाडेल का क्या पर्पस था, रिलीजन क्या था, हमें ये नहीं पता चला कि मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या था, ट्रेड अगर किया करते थे तो किस तरह से उनका ट्रेड काम करता था, सरप्लस आउटपुट वहां पे था कि नहीं, लोग सरवाइव करते थे, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, तो ये सारी चीजें हमें मिलेगी वहां पे रिसोर्सेज के थ्रू जो वहां पे हमें एविडेंस के दौरान मिले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है हमारे लिए स्टडिंग ब्यूरियल्स। जब हम उस टाइम की बात करते हैं तो जो डेड बॉडी थे उन्हें दफनाने की प्रथा थी, ठीक ना, और दफनाने के दौरान वो कुछ एक ऐसी चीजें किया करते थे जिससे आज हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे गौर करेंगे, पहला अगर देखते हो, this is a strategy to analyze social and economic differences amongst people living within a particular culture, include a study of burials। At burials in Harappan sites the dead were generally laid in pits, गड्ढे में उन्हें हम दफनाते हैं, राइट। some of the pits were lined by bricks, और कुछ कुछ ऐसे पिट्स थे जो चारों तरफ से क्या थे, ईंटों के द्वारा क्या किए गए थे, पैक किए गए थे। some of the burials contained ornaments, pottery, etc. may be believed that these things can be used after life। in some instances the dead were buried with copper mirrors। समझ रहे हो आप, तो कॉपर का यहाँ पे देख रहे हो आप यूज, गोल्ड का भी आप देख रहे हो यूज, ऑर्नामेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती है कि सोसाइटी में ज्वेलरी का प्रथा था, ट्रेंड था, और लोग काफी ज्यादा उसके फॉन्ट थे, इसलिए मरने के बाद भी कि वो पूरे जिंदगी तक उसे वो यूज करते थे, तो मरने के बाद ही माना गया कि अगर उनका पुनर्जन्म होता है तो वहां पे वो उसे कंज्यूम करेंगे, फिर से यूज करेंगे। मतलब वहां पे आप समझ सकते हो कि पुनर्जन्म वाली बात उनके दिमाग में थी, लाइक आफ्टर लाइफ जो सिचुएशंस रहते हैं उनके दिमाग में थी कि मरने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती होगी, और वो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो यहाँ से एविडेंट होता है, करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हो, स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। अगर आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो वो भी हमें मिले बहुत भारी मात्रा में वहां पे।
Studying artifacts is another strategy to find out social differences. Like artifacts are divided into utilitarian and luxuries. अब दो तरह के आप देखेंगे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, एक तो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, जो आम आदमी लोग यूज करेंगे, कुछ लोग जो लग्जरी जो रिच होते हैं वो लग्जरी पर्पसेस से एक काफी कॉस्टली ज्वेलरीज वगैरह यूज किया करते हैं, तो आप यहां से देखेंगे। तो यूटिलिटेरियन ये दो तरह का हो जाएगा, क्या बोलेंगे आप इसे, आप क्या बोलोगे, दो तरह का। कौन कौन सा भाई? एक तो हो गया जिसकी यूटिलिटी हो गई डेली बेसिस पे, करेक्ट। दूसरा कौन सा हो गया भाई? लग्जरियस, करेक्ट, लग्जरियस हो गया। यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ अ स्टोन और क्ले, लाइक आपने देखा टेराकोटा टॉय, आपने देखा टेराकोटा लाइक बुल्स टेराकोटा, ऑक्सेन टेराकोटा, प्लो, ये सारी चीजें क्या है? बच्चों बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ एक मिट्टी के खिलौने थे, राइट। तो दीज इंक्लूड क्वंस, पॉटरी, नीडल्स, प्लेस रबर्स एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट। मींस हर एक सेटलमेंट में आप देखेंगे ये सारी चीजें मिलती, मतलब काफी कॉमनली ये यूज किए जाते थे, राइट। लग्जरी आर्टिफैक्ट्स की बात करेंगे जो कि थोड़ा सा क्या होंगे, रेयर होंगे। दीज वेयर रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसर्न्ड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। तो जनरली आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ कहां पे, ये कहां पे देखेंगे, ओनली आपको मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा में आपको ये देखने को, करेक्ट। ये आपको एवरीवेयर सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा क्या था, रेयर था, रेयर ऑब्जेक्ट्स, ये मतलब आम चीजें थी जो कि सभी की जरूरत थी, तो वो सब जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हो, हम बात करते हैं फिर ब्यूरियल्स की। तो ज्वेलरीज की हमने बात की थी, ज्वेलरीज वेयर फाउंड इन बोथ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अरेंज नहीं, ठीक है ना। ब्यूरियल के अंदर इसे भी आप डाल सकते हैं। ज्वेलरीज हमें मिले हैं वहां पे जहां पे पुरुष और महिलाएं दोनों ब्यूरियल के दौरान ज्वेलरी के साथ हमें देखने को मिले। तो बोथ, जिससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि पुरुष और स्त्रियां दोनों क्या करते थे, यूज किया करते थे ऑर्नामेंट्स को, राइट। बट इन जनरल हड़प्पन्स नेवर बिलीव्ड इन ड्यूरिंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेट। बट ज्यादातर केसेस में हम देखेंगे, जैसे हमने देखा कि कॉपर का मिरर मिला है, ये सारी चीजें आपको काफी कॉमनली दिखेगी वहां पे ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के दौरान, ठीक है। ये भी हमने देख लिया थोड़ा सा, स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स की हमने बात की थी। और फिर हम बात करेंगे जो आर्टिफैक्ट्स दौरान वो कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज करते थे उसके बारे में, और वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे ट्रेड के पर्पसेस से, कहाँ से आता था, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीजें हम बात करेंगे अपने अगले क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बढ़ रहे हैं आगे, मैं थोड़ा सा फास्ट पिच कर रहा हूँ कंटेंट, अगर आपको दिक्कत डाउट समस्या होती है तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा और भी स्लो होके कंटेंट डिलीवर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। कोई दिक्कत डाउट समस्या आती है तो जो आपके कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है उसको यूज कीजिए, आपने गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू हमें सारे डाउट्स प्रोवाइड कराइए, हम उसको आपके लिए आसान करेंगे, आपके लिए उसे और भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ क्लास नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप को ज्वाइन कीजिए, ऐप का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो प्लीज डाउनलोड इट एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज आउट प्लीज ट्राई टू रीच आउट टू अस। तो चलिए एंड करते हैं आज का सेशन, लेते हैं विराम, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू।